आज हम सुनेंगे कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी राजा निर्बंसिया। आज हम सुनेंगे कमलेश्वर द्वारा रचित राजा निर्बंसिया। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरव पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता था। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती थी, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता था। बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती थी। एक और दीपक की बाती स्थिर से जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से साथिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा की एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महलों में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते थे। दोनों एक से घर के थे, इसीलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहारिर। जिस साल जगपति मुहारिर हुआ, उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई। पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों को कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भंवर तब पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी और तभी लड़की अपने ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर के लिख को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल ख़त्म होते होते सब ठीक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयाँ लेकर घर की सब चाबियाँ सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ ने न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरिया दूसरे घरों की आंगन में बीतने लगी, पर सास का रोग था उन्हें। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा, जगपति बड़े लाड प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हारा खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना ना कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दे। अब बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला कहते कहते। माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति को देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई थी। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाई। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था।
घर में चारों तरफ उसे उदारता बिखेरती रही। अपनापा बरसता रहा। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमुराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा अखेट को गए। माँ सुनाती थी, राजा अखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे। पर उस दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर के रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरी रोज जगपति भी चलने वाला था पर उसी रात का डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूक चलाई तो सबकी घिघी बंद गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक कर लाठियां उठा ली और घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाक लगाई, ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे तड़तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती निकल गई। दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में समाकर रह गई। चंदा रोती कलपती और मनौतियां मानती जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम की थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थी उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते थे। जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते थे। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव हो गया था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते थे। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था। ये कस्बे के बड़े आदमियों के लिए, छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे से लगा दवा खाना बनाने का कमरा था। उसी में एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभी बैठता, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। अस्पताल में तो या तो फौजदारी के शहीद आते या गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। छठे छमाह से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घिरता ही नहीं था। कभी कोई बीमारी पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले आते, फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर उसे अव्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह से कराह उठा। चंदा की मुंह से चीख निकल गई। चंद सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपने भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार मछली सा तड़प कर रह गया।
बचन सिंह की उंगलियां थोड़ी से थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चू पड़ा। बचन सिंह सिहर गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठराई को जैसे किसी मानवी कोमलता ने धीरे से छू दिया। आह, कराहो, दर्द भरी चीखों और झटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील लेता था। उसके मन में जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ। वह बच्चे की तरह फो फो कर पट्टी के नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एकसरता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा से घिरे रही और हाथ धोते समय चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी से उसे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बचन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथे के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जान का घाव है तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लगेगा। अच्छी से अच्छी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दे को भी चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ सकती हैं, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है, बचन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई। बचन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। रही दवाइयाँ सो कहीं न कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते आवाते महीने लग जाएंगे। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा, ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है उन्हें। अच्छा, देखा जाएगा, कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा कि जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पैरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बचन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे। और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं, औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसों की। तुम तो देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतज़ाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाए इसमें तो। तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेट रहा और तीसरी रोज जगपति के सिरहाने कोई ताकत की दवाइयाँ रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसकी लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे में मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं थीं, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह नहीं पाई।
उसके जी में आया कि कह दे कि क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए, पर वह तो तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसीलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने इसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा से में इस आदर्श गहराई थी। वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी की नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया है, उसी में आई है, मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वो रो में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए चले जाने को हुई तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बचन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चली गई, जहाँ बचन सिंह अकेला बैठ डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी कि वह क्यों बचन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, लेकिन लैंप की रोशनी केवल अपने व्रतों में अधिक प्रकाशवान होकर कानों के अंधेरे और भी घनीभूत कर रही थी। बचन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। बचन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे कि काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिल गई। बचन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति गौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जवान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनि कर दिया, चंदा। आवाज़ इतनी बेआवाज थी, निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बचन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परत जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने व्रत में समेट लेती थी, दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवा खाने का लैंप सहसा भुभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज़ दूर मैदान को छो तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप और 2 क्षण रुककर अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बचन सिंह ने सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। और धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजर उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथों से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी। बचन सिंह दवाखाने की ओर कालिक बुरी तरह बढ़ती गई और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छोड़ गया था। दवाखाने को लैंप जो जलते जलते एक बार भपका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी।
सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर से ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी, निर्हीता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी का खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को रोक न सकी। राजा रानी के दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गड़ती रहती कि उनकी कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था। कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बचन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बचन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुँच जा रहा है तो कुछ मदद मिलेगी ही। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अखत भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व को ध्यान आते ही उसे इस सूचना में ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बीन सकते, और तब तक उसके सामने आदमी की अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांपकर मिटने लगी। मन में छुपे संदेह के राक्षस बदल गया, योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने के लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। और गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि बनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फीक रही थी, जिसके दराजदार दरवाजों में लालटेन की रोशनी की लकीरें झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने के मुंशी जी ने अपनी जंगला खटिया के गड्ढे में कुंपी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मिजान लगाने में मशगूल थे। जब जगपति का घर का दरवाज़ा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसी अस्पताल से लौट आए हैं, कुलमा भी आई है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झुंझुलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पर तोड़वाओगे? भीतर जाकर लालटेन जलाओ। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम तुम्हारे भी कभी कुछ नहीं होगा। न तेल न। कहते कहते जगपति एकदम चुप हो रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थीं। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग सा कह रहा था, राजा निर्बंसी अस्पताल से आ गए हैं, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर मोहक भयावान सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया, और बिंदु के हाथ पैर थे, दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा था अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं से अलमारियों में जिनमें से एक बार बार झाँक कर देखता था वह सिहर उठता, फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ और उसकी सिराओं में कुछ
फूट पड़ने के लिए व्याकुलता सा खोल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर, और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर से बहुत कोशिश करने पर घिघी बन जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पाटी का सहारा लेकर झुका, कांपते और पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर ढककर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा है।